The Congress government in Himachal is completing 3 years on December 11th. The financial constraints faced by the government has made the going very tough for the government. Added to that is the losses suffered during the monsoons amounting to almost 10,000 crores. Massive damage was caused to roads, bridges and other government infrastructure. Today we have with us Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, who will share with us the 3-year achievements of his government and the road ahead for the next 2 years. Welcome to the Tribune, Thank you. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार 3 साल कंप्लीट कर रही है। इस दौरान सबको मालूम है कि सरकार को बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, तो उसके चलते क्या दिक्कतें आई और आप क्या मानते हैं कि आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? देखिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो थे और निश्चित तौर पर जब मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला तो 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर था जी। और आज हमें कर्जे को हटाने के लिए मूलधन और ब्याज को वापस करने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है, तो स्टेट डेट ट्रैप में थी। अब डेट ट्रैप से निकलने की हमारी सरकार कोशिश कर रही है और निश्चित रूप से जो हम कर्जा ले रहे हैं वो कर्जा वापस करने के लिए ले रहे हैं, ब्याज वापस करने के लिए ले रहे हैं। तो उस फाइनेंशियल स्थिति में मुझे मुख्यमंत्री के पद की तौर पर शपथ दी और मैंने जब फाइनेंशियल की मीटिंग्स की ली तो मैं खुद परेशान था कि क्या सरकारें ऐसे चलती है। उसी समय मैंने कहा था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हिमाचल प्रदेश के फाइनेंशियल प्रूडेंस को भी ठीक करेंगे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की दृष्टिकोण से भी बनेंगे। हमने फैसले किए, हमारे फैसले कड़वे भी थे, जो कई बार कड़वे फैसले लेने पड़ते और कड़वे फैसले लेने का समय इसलिए था कि प्रदेश को कैसे सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, दृष्टिकोण से हमने काम करना शुरू किया। और दूसरा एक और हमने फैसला किया जो कि पॉलिटिकल हमारी कमिटमेंट थी गारंटी के रूप में कि हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ओपीएस दिया। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को सरकार बनने के बाद की पहली ही कैबिनेट में हमने ओपीएस दे दिया। उसके कारण और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हुआ कि हमारे 1,600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग और बंद हो गई, तो और टफ पोजीशन आ गई। जबकि राजनीतिक दृष्टि से हमें गारंटियां पूरी 5 साल में पूरी करनी थी, लेकिन मेरा सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी और संवेदनशीलता के कारण मैंने ये फैसला लिया। और जो रिटायर्ड कर्मचारी हुए थे 2003 में उनको 3,000 रुपये मिलती थी, तो उनको 30,000 रुपये और 40,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो गई। उसके कारण भी हमारे को फाइनेंशियली बहुत दबाव रहा और 1,600 करोड़ बंद होने के कारण और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आपने कहा है हम उस पर अब 3 साल में मुझे ये खुशी है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल रहे हैं। जी। दूसरा, गारंटीज के बारे में ऑपोजिशन भी ये कहती है कि 1500 भी सारी महिलाओं को नहीं मिल पाया है और फ्री जो 300 यूनिट्स बिजली का देना था वो भी नहीं मिला है। तो आपको लगता है कि जो प्रेजेंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उसके चलते आप ये अगले 2 साल में कर पाएंगे? देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। हमने फर्स्ट स्टेज पर जो 1,500 रुपये है वो तकरीबन 25 से 30,000 महिलाओं को दिया और हमारी गारंटी है 300 यूनिट भी हमारी गारंटी जो अभी हमने दी नहीं है। लेकिन एक परिवार को हम 300 की जगह 400 यूनिट भी फ्री दे रहे हैं, क्योंकि किसी ने बिजली के मीटर 4 लगाए हैं तो 4 मीटरों में उसकी 125, 250 और 500 यूनिट फ्री दे रहे हैं। उसको भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। देखिए, आप सरकार में होते, आप सरकार में ये सोचकर काम कर रहे हैं कि चलो मुझे अपना समय व्यतीत करना है, 5 साल तक ही रहना और 5 साल बाद तो चेंज होती है, उस दृष्टिकोण को नहीं अपनाना चाहिए। आपको सरकार में रह के ये काम करना कि जिस पोस्ट पर आए उस पोस्ट की गरिमा रहे और निश्चित रूप से जो जनता की संपदा है उसको लुटाया ना जाए। उसमें ये ना सोचा जाए कि ये जो पैसा कर रहा हूँ मैं इसको लुटा दूं, उससे ये सोचा जाए कि हिमाचल के 75,000 लाख लोगों का फायदा कैसे होना। उस दृष्टिकोण से मैंने सोचना शुरू किया था और मैं कह रहा हूं कि ये जो गारंटी वाली योजना है और 300 यूनिट वाली योजना है 2 साल है, क्योंकि पहले जितना हमको ओपीएस देने के बाद हमको जो कमी उठानी पड़ी। और तीसरी बात, इसमें एक और बात मैं भूल गया था आपको बताना कि जो आरडीजी की टेपरिंग हुई, देखिए कि 2017-18 में 14th फाइनेंस कमीशन का 8,000 करोड़ जयराम जी को मिला, 18-19 में भी मिला 8,000 करोड़
19-20 में 15th फाइनेंस कमीशन आया, इन्हें पहले 11,000 करोड़ मिला, जयराम ठाकुर बीजेपी की 20-21 में इनको फिर 10,000 मिला, 21-22 में इनको फिर 10,000 मिला, 22-23 में हमको 8,000 मिला, 23-24 में हमको 6,000 मिला और 24-25 में आके हमको 3200 करोड़। अब ये देखिए 11,000 से 8,000 करोड़ का वो हो गया। 1,600 करोड़ रुपए की इनको एडिशनल बोरिंग मिलती थी, वो भी कम होगी। और जो जीएसटी कंपनसेशन सेस था, जब हमें वैट और एक्साइज के लिए 4,000 करोड़ आता था, उसको पूरा करने के लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जीएसटी लगने के बाद भारत सरकार ने 5 साल हिमाचल प्रदेश की सरकार को दिया, बीजेपी की सरकार दी। 3200 करोड़ रुपया हर साल आता रहा, यानी कि 5 साल में उनको 16,000 करोड़ मिला। हमारे पास वो भी बंद हुआ। तो इसलिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण ये 2 गारंटियां जो हैं वो थोड़ी रुकी हुई है। लेकिन जिस प्रकार हमने फैसलों से प्रदेश की सेल्फ रिलायंस की दिशा में आगे बढ़े हैं, मेरा मानना है कि हम इन 2 गारंटियों को आने वाले वर्ष में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने बताया कि सेंटर ने लोन रेजिंग लिमिट पे भी कैपिंग कर दी है। नहीं, लोन रेजिंग नहीं, उन्होंने एडिशनल बोरिंग 2% हमें नहीं, एडिशनल बोरिंग 1,600 करोड़ रुपया मिलता था कि जब हम एनपीएस में रहेंगे, वो एक्स्ट्रा था जी। अच्छा। और एडिशनल बोरिंग अलग थी 2% जो ओपीएस में जाने की वजह से 1,600 करोड़ जो मिलता था वो बंद किया। अगर हम ओपीएस में ना जाते, एनपीएस में रहते तो 1,600 करोड़ मिलता रहना। और दूसरा, आपने खुद ही कहा है कि सेंटर से बार बार लेटर्स आ रही हैं कि वो यूपीएस स्कीम में ओपीएस के बजाय शिफ्ट किया जाए, तो उस पे आपका क्या देखिए, सेंटर ने पूरे हिंदुस्तान में एक नियम लागू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट्स पे भी लागू किया जी। ओपीएस के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि ओपीएस हिमाचल प्रदेश में एक सोशल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पैमाना है जी। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हम लगाएंगे भी तो उसमें हमको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वैट और एक्साइज हमको मिलता नहीं है, जीएसटी लग गया है और प्रोड्यूसर स्टेट्स पर को जीएसटी का फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 75 लाख है। जीएसटी जो है कंज्यूमर बेस्ड है, तो हमारे तो 75 लाख में कितने लोग करेंगे? जीएसटी का सबसे ज्यादा फायदा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सबको हुआ है। हमको प्रोड्यूसर स्टेट होने के कारण नुकसान हुआ। अगर प्रोड्यूसर पर थोड़ा भी जीएसटी लगा दे तो स्टेट की इकोनॉमी में रिफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन ये कंज्यूमर पर लगाया हुआ। और दूसरा ये है कि ओपीएस के कारण दबाव होता है। अब 1,600 करोड़ बंद हुए तो दबाव भी होता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमारी जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट है और हम ओपीएस को वापस नहीं लेंगे। और इसके लिए इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जब जिसको नौकरी मिल जाती है तो नौकरी के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद उनके पोते भी पड़ जाते हैं अगर उनको रोजगार ना मिले हमारी पॉपुलेशन में। तो मेरे सोशल सिक्योरिटी और मानवीय संवेदना के इस कारण एक अश्योर्ड इनकम देने का दायित्व होता है कि बुढ़ापे में जिसने जिंदगी भर के 30 साल सरकार में विकास की इबारत लिखी हो, उसको बुढ़ापे में कहीं किसी और की तरफ हाथ ना फैलाने पड़े। इकट्ठा पैसा मुंह में प्यार में आके बच्चों के खर्च हो जाता है, लेकिन सरकार से एक अश्योर्ड इनकम के कारण, इसलिए मैंने ओपीएस का फैसला किया। अगर मैं इस फैसले को राजनीतिक तौर पर देखता तो 2027 में भी कर सकता था, चुनावों से 1 साल पहले। तो हमारे ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं रहता है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का एक कारण ये भी है और बाकी 3 कारण और भी है कि जो जीएसटी का कम होना, जीएसटी का लगना और वैट और एक्साइज का कम होना, ये भी एक कारण है। और इसलिए मेरा ये मानना है कि हम ओपीएस को वापस नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको नई योजनाओं पर काम करना पड़ता है और मैंने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया और उसके रिजल्ट आने शुरू हुए। ठीक है, कई बार फैसलों से कईयों को दुख होता है, लेकिन हमारे फैसले आमले की तरह है, जिसका स्वाद शुरू में थोड़ा कड़वा हो तो बाद में मीठा आएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी मंडी आए थे, उन्होंने एरियल व्यू किया था और घोषणा की थी कि 1500 करोड़ हिमाचल को दिया जाएगा। उसका इंतजार अभी भी जारी है, नहीं आया है। तो क्या आपको लगता है कि बीइंग अ कांग्रेस रूल्ड स्टेट, सेंटर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है हिमाचल के साथ और भेदभाव की वजह से आपको, जैसे आप लोगों ने डिमांड किया है कि आपदा के चलते स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए थी, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड है सेंटर का? देखो, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट है। एक तो देश के प्रधानमंत्री जब कुछ बोलते हैं तो उसको अमली जामा जल्दी होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो घोषणा की है उसके लिए बीच में आए थे, अक्टूबर नवंबर में आए थे, तो अगले फाइनेंशियल ईयर्स में मुझे उम्मीद है कि उसमें देंगे। एक तो ये बात है।
दूसरा ये बात है कि जहाँ राज्यों की डिस्क्रिमिनेशन की बात है तो जीएसटी के मामले में मैं बोल सकता हूँ कि रैशनलाइजेशन करने के बाद राज्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है कि उन स्टेट्स का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए जहाँ पहले वैट और एक्साइज से ज्यादा पैसा आता था, जीएसटी लगने के बाद बहुत कम हो गया है। अब रैशनलाइजेशन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर 1000 करोड़ का किसी को हुआ है चाहे जीएसटी के टैक्सेस का, उसमें हमको हुआ, उसमें हमारे को लगता है कि हमारे साथ प्रोड्यूसर स्टेट होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जी। दूसरा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी की बात करें तो 1 साल तक कांग्रेस का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा। तो ये जो देरी हुई है कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करने में और उसकी वजह से सारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका डिफंक्ट रहा या नहीं रहा, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि पार्टी को नुकसान हुआ है, स्पेशली जैसे पंचायती राज इलेक्शंस और अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस ड्यू हैं, तो क्या उसका आपको असर रहेगा? पार्टी एट अ डिसएडवांटेज रहेगी? नहीं, देखिए, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष तो थे, जी, लेकिन उनका बॉडी स्ट्रक्चर्स डिसॉल्व 1 साल पहले हो गया था। जी, ये कहना कि पार्टी नहीं थी एक अलग बात है। जी, और बॉडी स्ट्रक्चर्स डिसॉल्व होने के कारण कहीं न कहीं पार्टी का ऐसा होता है कि वर्किंग जो होती है ना, वो इफेक्ट पड़ती है। जी, क्योंकि कैडर पर ना एक तो सरकार होती है, जी, सरकार की कार्यप्रणाली अलग होती है, जी, संगठन की कार्यप्रणाली अलग, संगठन जी, में मीटिंगें होती है, थोड़ा बहुत उसका फ़र्क तो रहता है, जी, लेकिन लेकिन अब नया पार्टी अध्यक्ष बन गया है जी, और नया पार्टी अध्यक्ष ने अब कार्यकारिणी बनानी है। और मैं बहुत अच्छी बात कहूँगा कि राहुल गांधी जी की एक ऐसी सोच है कि अब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट है, जी, वो दिल्ली से ऑब्जर्वर आके बना रहे हैं, जिसका एक सही पिक्चर उनके पास जाएगी। नहीं तो पहले पार्टी प्रेज़िडेंट ही करता था और सब चीज़ें करता था, तो इससे नुकसान भी होता था। तो अब एक न्यूट्रल व्यूज़ और इंडिपेंडेंट व्यू जाके जब डिस्ट्रिक्ट प्रेज़िडेंट बनेंगे, उसका पार्टी को फ़ायदा होगा। अ, अब बात करते हैं जैसे पंचायती राज इलेक्शंस डिजास्टर की वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि सिचुएशन जब नॉर्मल होगी तभी पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज रोड कनेक्टिविटी और पावर कनेक्टिविटी कई जगह अभी भी डिसरप्टेड है। लेकिन ऑपोजिशन का मानना ये है कि कांग्रेस डिलिबरेटली, बिकॉज वो दे फियर डिफीट इन द इलेक्शंस, उसकी वजह से जानबूझ के डिजास्टर की आड़ में इलेक्शंस डिले किए जा रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? देखिए, ऑपोजिशन कभी भी सार्थक साथ नहीं दे रही है। आपदा भी आती है। जी, आपदा के समय 2023 में आया तो बोला विधानसभा सेशन बनाओ। जी, ये विधानसभा सेशन पोस्टपोन कर रहे हैं। हमने विधानसभा सेशन बुलाया। 3 दिन तक वहाँ डिजास्टर पर चर्चा हुई और डिजास्टर में केंद्र सरकार से मदद मांगने की बारी आई तो वॉकआउट कर गए। जी, 2025 में डिजास्टर आया। जी, 2025 के डिजास्टर में ये बोलते रहे कि डिजास्टर रिलीफ नहीं मिला। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ओपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर जी बोलते रहे। फिर डिजास्टर जब लास्ट के मिनटों में आया तो काफी नुकसान हुआ। जो एप्पल ग्रोवर्स बेल्ट थी बागवानों की, वहां सड़कें टूट गई। पहली बार इतिहास में हमको 100 करोड़ रुपए का सेब एचपीएमसी के माध्यम से करना पड़ा। तो क्या कारण थे? जी, सड़कें ठीक नहीं थी। उसी बीच में हमने पंचायती राज के इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी। पंचायती राज की प्रक्रिया के बाद डिलिमिटेशन और पंचायतों के हमने सिस्टम ही ठीक कर दिए थे। जब मैंने देखा कि कई जगह बुरी हाल है सड़कों की, तो हमें डिजास्टर एक्ट लगाना पड़ा। जी, जब डिजास्टर एक्ट लग गया तो एवरी वर्क जो भी किया जाता है उसको रोक दिया जाता है। लेकिन जी, हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन है कि उसको हमने जारी रखा कि हम डिजास्टर से जल्दी निकल जाएंगे। जी, डिजास्टर एक्ट लगने के बाद भी इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के किसी कार्य को हमने वादा नहीं डाला। जी, जब हमारे पास पता लगा कि हम आपदा प्रभावित परिवारों को भी अभी फाइनेंशियल हेल्प नहीं दे पा रहे, सड़कें नहीं जो पड़ रहे, जी, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि आप इस चीज को थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। अगर हमारा पोस्टपोन करने का मकसद होता तो हम डिलिमिटेशन क्यों करते, वार्ड क्यों बनाते, वोटर लिस्ट क्यों बनाते, रोस्टर तक क्यों पहुंचते। जी, तो निश्चित रूप से एक चीज को सोचना चाहिए कि इस प्रकार की बात करना सही नहीं है। जैसे ही अभी हमारा डिजास्टर एक्ट लगेगा, पंचायती राज इलेक्शंस हो जाएंगे। इन बिटवीन हमने सबसे ज्यादा नगर पंचायत और नगर निगम बना दिए। जी, नगर निगम और नगर पंचायत बना दिए, तो कई पंचायतों की डिलिमिटेशन वो भी हम साथ करते रहे, डिजास्टर भी था। जी, लेकिन जब हम उस पर थोड़ा सा डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से अनुरोध आया कि आप या तो हमें पंचायती राज करवा दो, या तो हमने उसको थोड़ा सा आगे करने की इस विचार में विचार किया है। और निश्चित रूप से अभी कुछ पंचायतें बड़ी है, उनको हमने डिलिमिट करना। और हाई कोर्ट का भी अब ऑर्डर आया कि आप ये बाउंड नहीं कर सकते कि एक ही विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड होंगे, एज पर द पॉपुलेशन उसकी डिलिमिटेशन होगी। इन सब दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं और देखा। आगे बढ़ेंगे और अ, पंचायती राज चुनाव होंगे।
जी, थोड़ा लेट होंगे हाँ, बट थोड़ा होंगे। अच्छा, दूसरा एक और मुद्दा जो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 118 लैंड रिफॉर्म टेनेंसी एक्ट का, जिसको बनाने के पीछे ये स्पिरिट थी कि हिमाचल का जो स्केर्स और वैल्यूएबल लैंड है वो प्रोटेक्टेड रहे और लैंड शार्क्स के पास ना जाए। तो उसमें भी अभी तो सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है वो अमेंडमेंट बिल। तो आपका मानना है कि उसकी वजह से क्या हिमाचल में आउटसाइडर्स लैंड शार्क्स एक्टिव हो जाएंगी, या आपका मानना है कि जेन्युइनली जरूरत है अमेंडमेंट? देखो, सोशल मीडिया की बातों पर नहीं जाना चाहिए, और मुझे बड़ा दुख है जी कि एक्ट को वैसे बोलना नहीं चाहिए, जी एक्ट को पढ़ना चाहिए। क्या बेसिक उसकी स्पिरिट तो बदली नहीं गई है, जी क्या था। अब बीजेपी वाले भी, मुझे दुख होता है, हमने कहा कि जो हमारी सोसाइटीज गांव में बनी हुई है उन सोसाइटी को 118 लेने की जरूरत पड़ती थी, जी फालतू का डिले होता था। हमने कहा कि उनको रिलैक्स करना है। उस सोसाइटी में हमने एक और उस एक्ट को मजबूत करने के लिए क्लॉज डाल दिया कि जो जो एग्रीकल्चरिस्ट की सोसाइटी होगी, अगर उसमें कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट होगा तो उसकी जमीन वेस्ट हो जाएगी। ये एक्ट है। तो बेसिक स्पिरिट मजबूत हुई है ना, जी बेसिक स्पिरिट टूटी नहीं, पर उसको ऐसे सोशल मीडिया ने हवा कर दिया कि 118 को डिलीट किया। आप और मैंने एग्रीकल्चर की सोसाइटी बनाई, मैं और आप जी एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर हमने तीसरा नॉन एग्रीकल्चरिस्ट डाल दिया तो मेरी और आपकी लैंड भी गवर्नमेंट में वेस्ट होगी। वेस्ट जी अगर सारे ही एग्रीकल्चरिस्ट मास्टर लिया, उसको 118 के लिए नहीं आना पड़ेगा। ये रिलैक्स हमने उसमें करे, जी ठीक है। अगर 7 आदमी में एक नॉन एग्रीकल्चरिस्ट है तो उसको 118 किया नहीं, एक तो ये रिलैक्स किया। जी आप मैंने 118 के तहत रेरा में आपने परमिशन दे दी सबको। जी रेरा कब बनता है? मेरे समय तो बना नहीं है। अब मैं देखता हूं कि एक मेरे पास फ्लैट के लिए परमिशन के लिए आते हैं। जब आपने पिछली सरकार ने 118 के तहत रेरा के प्रोजेक्टों को परमिशन दे दी, तो फ्लैट के लिए मेरे पास क्यों आ रहा? इससे क्या होता है कि कई लोग इस धंधे में लग जाते हैं कि हम तुम्हारी परमिशन करवाते हैं। वैसे बुरा नहीं जी मानना जी जी मैं। अब आपने फ्लैट खरीद लिया, आपका 118 की परमिशन ली, आप फिर मेरे पास फ्लैट लेके आ रहे हो और बोल रहे हो 118 की परमिशन दो, जी और जब आपने बेचना है फिर भी आप बोलोगे कि 118 लेनी की पड़ेगी। लेनी पड़ेगी। तो ये डबल है। एक्ट की इंटेंट है कि जिसको एक बार 118 की परमिशन मिले उसके बार बार उसकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ये जी इसको हटाने की हमने बात की है। जी तीसरी हमने बात की कि आपकी लीज पर कई लैंड लीज हमारी जो है वो विदाउट एनी लीज की हो रही है, सिर्फ एग्रीमेंट बन रहा है और उसके साथ उन्होंने बिल्डिंग और होम स्टे के लिए ऑर्डर दिया। हमने बोला जी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये 3 बेसिक स्पिरिट को मजबूत करने के लिए देगी, बीजेपी ने इसको बोला। फिर भी मैंने कहा कि डाउट नहीं होना चाहिए, इसको डाल दो। सेलेक्ट कमेटी को डाल रेफर दो। किया। पर उसमें मैंने न्यूज़पेपरों में भी ऐसे पढ़ा जी कि जैसे कि 118, तो जबकि बेसिक क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट को कोई 118 की जरूरत नहीं है। रेरा में जिसको 118 की परमिशन मिल गई है उसको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। और तीसरी, जो लीज पर विदाउट लीज नहीं हो रही, एग्रीमेंट पर जो तुम होम स्टे चला रहे हो उसको रजिस्टर्ड करवाओ, ताकि हमको पता तो लगे कि कितनी लैंड को लीज पर दिया है। और मैं आपको बताऊं, जितना स्ट्रांगली मैंने अभी रियल स्टेट को रोका है, जी लेकिन हम चाहते हैं कि इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जब एक बार परमिशन मिल जाए तो उसके बाद उसके द्वारा सेक्रेटरीट और हमारे इधर चक्कर लगाने की जरूरत ना पड़े। हम जी ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रहे हैं, जी ये बात है। जी और कोई चेंज नहीं किया गया। जी दूसरा, आपके कैबिनेट में एक वैकेंसी है जिसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स और कंटेंडर्स हैं, और अब डिप्टी स्पीकर की पोस्ट भी विनय कुमार जी के पार्टी प्रेसिडेंट बनने से खाली है। तो कितनी जल्दी आप ये करेंगे, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखिए, एक पोस्ट खाली है, ये तो हाई कमांड ही तय करता है। मेरे हाथ में इसमें कुछ नहीं है। मैंने तो अपनी प्रपोजल दी थी कि इस पोस्ट को भर देते हैं, लेकिन हाई जी कमांड ने ही फैसला करना है। तो मेरा मानना है कि मेरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं। कैबिनेट में पूरा विचार विमर्श होता है। ठीक है, कई जगह हमारे विरोधाभास भी होता है, जी और होना भी चाहिए। लोकतंत्र की प्रक्रिया जी अच्छी बात है। जी तो विरोधाभास को भी हम आर्गूमेंट करके सेटल करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो फिर बैठ के कई जगह विड्रॉ भी करने पड़ते हैं। तो कई फैसले होते हैं जिसमें हम करते हैं। लेकिन 3 साल से जिस प्रकार हमारी सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्यों ने कार्य किया है, जी मैं कह सकता हूं कि हम आने वाले समय में 2 साल में, अब थोड़ा सा हम जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से उभर कर आए हैं, जी उस इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ अब तेजी से हमारा कार्य होगा। 2 साल का कार्यकाल और बचा है सरकार का, तो आगे के 2 साल के लिए आपका रोड मैप और प्रायोरिटी एरियाज क्या रहेंगे? अब मैंने क्वार्टरली काम को बांट दिया है।
जी अभी मैंने 1 साल के कार्यप्रणाली को स्वरूप को बांट दिया है। जो योजनाएं हमने सोची थी, मैं सच आपको बताऊं, जी वो मुझे पहले तो ब्यूरोक्रेसी को समझाने में टाइम लग गया। अब जी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल लाइन पर आई, जी क्योंकि हमने लेटरल एंट्री भी डाल दी, आईपीएस भी डाल दिए, वो भी डाल दिए। जी तो ब्यूरोक्रेसी का काम में बहुत स्पीड आई है, राइट बहुत स्पीड आई है। जी आप देख रहे हैं कि आए दिन पोस्टें निकल रही, तो एक नियम को ही बदलने में यहाँ लगे। रूटीन गवर्नमेंट्स होती थी, 40 जी ईयर से रूटीन गवर्नमेंट है। वी हैव लॉट ऑफ चेंजेस। अब जी क्वार्टरली टारगेट है। अब जैसे मैंने इस 10 दिसंबर तक टारगेट दिया है जी कि 1 दिन पहले, तो मुझे खुशी है कि हमने तकरीबन हर चीज़ में कोई इन्हीं में 5-6 हज़ार पोस्टें इन 10 दिसंबर तक स्वीकृत कर दी। पटवारी की पोस्टें कर दी, पुलिस की पोस्टें कर दी, असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज की पोस्टें कर दी। एक मैंने नया डिपार्टमेंट बनाया, अच्छा जो कि बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन है। वो है डिपार्टमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट। होता क्या था, पहले क्लर्क होते थे, पीडब्ल्यूडी का क्लर्क हो गया, आईपीएच का क्लर्क हो गया, हाउसिंग का क्लर्क हो गया, जी लेबर का क्लर्क हो गया। मैंने कहा कि नहीं, एक डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट होगा। इतने भारी, इतने सारे आरएमपी रूल्स होते थे। अब उसके द्वारा हम पोस्टें भर रहे हैं। वो क्लर्क किसी का, और फिर क्या होता था, एक जगह रह के थोड़ा वो ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती थी, जी पारदर्शिता की कमी रहती थी, एक ही जगह बैठे रह जी गए। तो वो पीडब्ल्यूडी वाला आईपीएच में भी जाएगा, आईपीएच वाला कहीं भी जा सकता है। तो उस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट से भी अब काफ़ी पद बन गए, जो ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत ज़रूरी था। अब उसमें काम हो गया, काफ़ी पोस्टें हमारी निकल गई हैं। जी और निश्चित रूप से जो हमने सोचा था, जैसे कि मिल्क प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स को हिमाचल प्रदेश की प्रायोरिटी में रखा गया। जी उस प्रायोरिटी के तहत हमने हमारा जो गांव की रूरल इकोनॉमी है उसको डेवलप करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। हमारी तीसरा फैक्टर है रूरल इकोनॉमी का। जी रूरल इकोनॉमी में हमने 3 साल में क्या किया, ये मैं बताना चाहता हूँ। पहली बार लोगों को लगा कि रोजगार हमें एग्रीकल्चर में भी मिल सकता है। एमएसपी हमने वीट पर 60 रुपीज, मेज पर 40 रुपीज, टर्मरिक पर हमने 90 रुपीज, बार्ले जौ पर 60 रुपीज। इससे क्या हुआ, इससे 2,32,000 किसान परिवारों की इकोनॉमी ग्रो हो। अभी मैं पांगी गया था, पांगी के लोगों ने बोला जी 60 रुपए किल के हमारे को एक एक बिग्घे में 40-40 हजार रुपए इनकम हो रही है। जी पूरा पांगी बदल गया उससे। अब जो टर्मरिक है, जी आज नीचे हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर वगैरह के लोग हल्दी उगाने लगे। जब उसको पता लगेगा कि मुझे जी 3 बीघे में इस साल का 3 लाख रुपया आएगा, तो वो 10,000 की नौकरी नहीं करेगा, वो बोलेगा 3 लाख मुझे यहाँ आ रहा है। इस दृष्टिकोण से ये धरातल पर उतरी योजना, जी ये योजना धरातल पर उतरी। और आपको मैं बताऊं, उसी प्रकृति खेती के आटे को 100 रुपए किलो लोग खरीद रहे हैं, हमारे पास सप्लाई नहीं डिमांड ज्यादा है और है, सप्लाई कम है, हमारे पास सप्लाई नहीं है। जी अब बताइए, हम 60 रुपए किलो का उनको भी इनकम दे रहे हैं और हमारी जेब से भी पैसा नहीं जा रहा। आप बोल रहे हैं ना कहाँ से योजना चली थी, जी ये चली है जी और लोग उसमें बदलाव ला रहे हैं। और इसका फायदा कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, सिरमौर के डिस्ट्रिक्टों में मक्की के द्वारा मुझे कई किसान सेल मिले। एक जी तो ये है, जी ये सही मायने में जो हमारी संपदा है उसका एक पार्ट इन लोगों को दे रहा है। दूध में जी कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि सीधे 32 से 52 रुपए, 53 रुपए होगा। करसोग, आनी, हमारे नाचन और इन सब की इकोनॉमी चेंज होगी। मैं अभी आपदा में गया, सिराज में एक बूढ़ी महिला आई, मुझे 5,000 रुपए मिलते थे, मेरे को गले लगाया उसने और बोला कि मुझे 15,000 रुपए मिल रहे हैं। ये इकोनॉमी प्रॉपर रूरल इकोनॉमी। मैंने 7 फैक्टर को आइडेंटिफाई किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे जी जो शुरू से थे मैं उसी पर अड़ रहा। जी मंत्रिमंडल में भी कई बार मुझसे बहस हुई, पर मैंने मंत्रियों को समझाया। तो 7 फैक्टर थे। पहला, सबसे पहले मेरे जीवन में सबसे बड़ा फैक्टर था एजुकेशन। उसमें हम रेवोल्यूशनरी हमने सुधार किया। 21 में 5वें स्थान पर आए, सीबीएसई स्कूल किए, फर्स्ट से इंग्लिश स्टार्ट की। दूसरा हेल्थ सेक्टर, तीसरा रूरल इकोनॉमी, चौथा सोशल सिक्योरिटी, पांचवा हमारा था टूरिज्म, जी छठा हाइड्रो, सातवां डाटा स्टोरेज, और आठवां ग्रीन एनर्जी। जी इसमें हम पूरे दृष्टिकोण से आगे बढ़े। आज 100 टैक्सियां सरकार में लगी है और 100 टैक्सियों में ई टैक्सी लगी है। 20 लाख की जगह 10 लाख सब्सिडी एक इंडिविजुअल को दी और 75,000 रुपया हर महीना उसको हम दे रहे हैं सरकार में लगने का। तो ये दीज आर द सिस्टम चेंजेस जी जो पहले अधिकारी आईएएस नहीं समझते थे। अब उन्होंने जब पिछले 8-9 महीने से बहुत तेजी से समझना स्टार्ट हुआ है और अच्छा है, मुझे लगा कि इस कारण हमारी बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई है। बाकी जो प्रदेश की वेल्थ थी,
जो सोचा जाता है सरकार का पैसा है, इसको लुटा दिया जाए। वाइल्ड फ्लावर हॉल का 23 साल से एक पैसा नहीं मिला, 300 करोड़ रुपया हमने जीता, 2 करोड़ जी। रुपए आज हम उनके पास ले रहे हैं। जीएसडब्ल्यू से 6% की रॉयल्टी नहीं मिली, 250 करोड़ रुपया उसका आ रहा है। जी। लैंड रेवेन्यू सेस हमने लगाया, जो अभी 1 जनवरी से जी। लगने जा रहा है, जी। और अब 1800 करोड़, तो इसलिए पहली बार रिसोर्सेज का सोचा गया। और जो फ्री वीज वाली बात है उसको भी कर्टेल किया गया। इस जी। दृष्टिकोण से हमारा सरकार ने कार्य किया। अब उसको कैसे और तेजी से लाना, इस दृष्टिकोण से हम सुधार कर रहे हैं। विरोध होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो भी विरोध था, और एक बात और कहना चाहूंगा, तब भी बोलते थे 1 सवा साल पहले कि अब तो सरकार चलेगी। फिर हम 40 में आए। अब हमारा है रिफॉर्मेटिव के बाद प्रैक्टिकली लोगों के हाथ में पैसा जाए। और मुझे खुशी है कि सोशल सिक्योरिटी में हम हिंदुस्तान में पहला कानून बनाने वाले देश बने, हैप्पीएस्ट स्टेट में। डिजिटाइजेशन में भी हमने सबसे ज्यादा काम किया है। जी। और पहली बार हिम परिवार नंबर चलाया, जिसका प्राइज हमें इंडिया में अब मिलने जा रहा है 23-24 को हमको इंडिया में। तो जब सब चीजों में अच्छा कर रहे हैं, रोजगार में अच्छा कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे। 2027 में हिमाचल प्रदेश सेल्फ रिलायंट बनेगा, और 2032 में हम हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये परिकल्पना नहीं है, एक वास्तविकता है जिसकी सोच को विकसित किया जा रहा है कि हम भी सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं और हम भी रिच स्टेट हो सकते हैं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ये सब नीतिगत बदलाव होता है, कानून में बदलाव होता है। तो इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया, और आने वाले 2 सालों में आप जब दोबारा इंटरव्यू लेने आएंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश एक प्रोस्पर स्टेट के सेल्फ रिलायंट के लिए, प्रोस्पर के लिए तो 5 साल और चाहिए, जी। तो सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।